देखिए कुछ दिनों से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। नहीं, जरा दो चीजों को समझिए कि क्यों सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना क्या होता है जरूरी। एक समस्या जिस पे हम लोग बात करेंगे, लगातार ही मैं लेने का प्रयास करूंगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। लगातार एक लंबी डिस्कशन, जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सके। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है सर्वाइकल कैंसर, फीमेल्स में होती है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स से जुड़ा हुआ है। और सर्विक्स क्या है मैंने एक दफा बताया था आप लोग को। जो वजाना का जो पूरा वॉल है, नहीं, ये वजाना का ओपनिंग और ये जो वजाना का पूरा वॉल है, थोड़े वॉल के बाद एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया भी था आप लोग को, नहीं, अपने नोज के टिप पे क्या रखो, नोज के इसको प्रेस करो, दिख रहा है ना, थोड़ा सा स्पेस है, दो तरफ से वॉल है, उसी को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। अगर फिर भी ना पता हो तो जाके वीडियोस देख लीजिए, मैंने डिस्कस किया व्हाट इज सर्विक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो उसी सर्विक्स से जुड़ा हुआ कैंसर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं एशिया में, और एशिया में सबसे ज्यादा लोग क्या मरते हैं, इंडिया में। तो सर्वाइकल कैंसर से मरने वाले पेशेंट्स में इंडिया क्या है, वर्ल्ड लीडर। नहीं, तो सर्वाइकल कैंसर आपके सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। तो किसी एक बीमारी से लाखों लोग मारे जा रहे हैं, उस बीमारी के बारे में बात करना मेरे हिसाब से जरूरी होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, जब मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि वाई सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी समस्या जो महिलाओं को झेलनी पड़ती है वो क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। नहीं, सेक्सुअल एजुकेशन, हेल्थ के बारे में पता ना हो, सेक्स एजुकेशन ना हो, तो फीमेल कई दफा अनवांटेडली यानी कि ना चाहते हुए भी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट। और फिर वो उनके लिए बहुत बड़ी क्या खड़ा करता है, समस्या। समस्या कि वो बच्चे का क्या होगा, समस्या कि अब एबॉर्शन कैसे कराया जाए, समस्या ये भी कि सोसाइटी मुझे किस तरीके से ट्रीट करेगी, समस्या ये भी कि सोसाइटी के ट्रीटमेंट से मेरे जॉब लाइफ पे, मेरे स्कूल लाइफ पे, मेरे कॉलेज लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या मेरे सोशल लाइफ पे, मेरे फैमिली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रिलेटिव्स मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे। नहीं, ये सब चीजें जुड़ी होती है ना हमारे हर स्टेप से। तो इन सब के लिए जरूरी होता है क्या कि सेक्स एजुकेशन पे क्या किया जाए बात। अगर मेरे हिसाब से तो क्लास 6 से, नहीं, क्लास 6 में अगर मैं देख पा रहा हूं, तो अगर 5 साल से एक बच्चा क्या करता है अपनी एजुकेशन शुरू, तो 6 3 9 9 5 14, लगभग 12 13 14 साल की उम्र में किस में जाएगा, 6 7 में। नहीं, अगर 5 साल से पहली से शुरू करता है तो 11 12 साल की उम्र में रहता है ना एक बच्चा 6 क्लास में। अब वो 11 12 13 साल का बच्चा क्या हो चुका है, परिपक्व है चीजों को समझने के लिए। हमने शादी की भले उम्र क्या बना दी है, 18, लेकिन 12 साल का ये बच्चा क्या है, परिपक्व है, और वो सभी प्रकार के क्या मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। नहीं, एक 12 साल के लड़के को भी अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्या है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। और हो भी क्यों ना, वो बच्चा देख रहा है अचानक जहां पे कुछ नहीं होता था वहां पे हेयर ग्रो होना क्या हो गया, शुरू। नहीं, एक एज होती है प्यूबर्टी, एक टर्म होता है प्यूबर्टी रीच कर जाना। जब आप एक एज पे पहुंचते हो, समझो प्यूबर्टी या प्यूबर्टी से क्या जुड़ा मामला है, जब आप एक एज पे पहुंचते हो, तो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट। जैसे अगर एक एक करके चेंजेस की बात करें, तो सबसे पहला चेंजेस क्या होता है गर्ल्स बॉयज दोनों में, जो जेनेटिकल पार्ट होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, या वजाना या पेनिस जो होता है, इसके अराउंड हेयर ग्रो क्या हो जाता है, स्टार्ट। नहीं, इसके अराउंड हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। अब कोई बच्चा क्यों ना चौंके,
कि जहां पे अभी तक कुछ नहीं था वहां पे अचानक ये हेयर कहां से आ गया? नहीं। अब वो अपने सवालों का जवाब कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा, और पहली दफा हो सकता है बच्चा ने कहीं पूछने का प्रयास भी किया हो, लेकिन उसने पहले देख लिया था क्या इस तरीके के सवालों पे क्या कहा जाता है? चुप। बोलना नहीं, चुप। अब चुप। एक टाइम था जब ना मोबाइल फोन था, ना बुक्स था, और पेपर भी कम लोग पढ़ पाते थे। उस समय चुप चुप हो सकता था। चुप तो चुप कौन बताने वाला है? कोई बताने वाला है? टीवी पे दिन दान में कभी कभार कोई शो आता था, नहीं। न्यूज़पेपर, बुक्स, मोबाइल फोन जैसा कुछ है नहीं। टीचर्स थे नहीं, या जो थे वो बताते थे नहीं, कई दफा उनको भी पता नहीं होता था। तो सब क्या है? चुप। और वहां पे चुप रखना क्या है? आसान। लेकिन आज के समय में चुप खतरनाक है, क्योंकि आज के समय में आप जब बोलेगा चुप तो बच्चा क्या करेगा? उसको अपने मोबाइल फोन पे सर्च करेगा, और हो सकता है एक चांस बनता है एक मोबाइल फोन पर सर्च करने से वहां से उसे क्या ले ले? एक गलत इंफॉर्मेशन। नहीं, बात है कि तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं हो रही है, चलो ये दवाई खा लो, ये पिल्स खा लो, ये लोशन लगा लो, ये ऑपरेशन करवा लो। और उसने वो सुन के करवा भी लिया। कई केस में उसका साइड इफेक्ट, कई केस में मृत्यु तक हो सकती है। नहीं, दवाई का तो साइड इफेक्ट कोई लिमिट नहीं ना है, वो तो छोटे से लेवल से लेके डेथ तक हो सकता है, या एक ऐसी बीमारी जो पूरे लंबे समय के लिए रहे। और ये बोलना कि नहीं बच्चे एक्सपोज नहीं हुए, एक्सपोज नहीं हुए। आज बच्चे हर चीज से एक्सपोज हैं। 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसके अराउंड उसने हर चीजें देखी है, वो कैसे एक्सपोज नहीं है? उसके सराउंडिंग में वो बातें होती है। वो जब भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करता है, ऐसी वीडियोज आती है, वीडियो का वैसा थंबनेल रहता है, और वो थंबनेल देख के वो उस पर क्लिक करता है, फिर वो वीडियो देखता है, वहां से वो किसी और वीडियो पे पहुंचता है, किसी और वीडियो पे पहुंचता है, किसी और वीडियो पे पहुंचता है। और इसी में एक चांस बनता है, अगर कहीं से उसको क्या मिल गया, कोई गलत इंफॉर्मेशन, नहीं, और उसने गलत इंफॉर्मेशन को सही मान के अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, अब इसका बहुत भयानक इंपैक्ट हो सकता है ना? और उससे उसका पूरा लाइफ क्या हो सकता है? खराब। और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हमेशा वो एक भ्रम में जिएगा, या हमेशा एक तनाव में जिएगा, क्या करूं क्या ना करूं। अब क्या करूं क्या ना करूं, इसका तनाव अपने आप में खराब चीज है। अब उसको तनाव में जी रहा है, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, और उसका सारा एनर्जी यही सोचने में लग रहा है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि बच्चे जैसे ही छठी क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको आप क्या करिए, उनके बॉडी के बारे में एजुकेट करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट, ताकि बच्चे को कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले, और अगर कहीं से मिले भी तो वो समझ पाए, वो फिल्टर कर पाए, उसके अंदर एक फिल्टरेशन पावर हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत, ताकि वो गलत चीजों का शिकार ना हो। ये जरूरी होता है समाज में, ठीक है ना? तो इसलिए सेक्स एजुकेशन क्या है सोसाइटी में जरूरी। दूसरी बात क्या है, एक केस बताता हूं आपको। मैंने कई दफा पहले भी आप लोग को बताया होगा, बताया हूं ही। एक दफा क्या होते हैं, एक पति पत्नी दोनों होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, इन्हीं बच्चे सेक्स से संबंधित डॉक्टर्स। तो उनके पास एक कपल, पति पत्नी पहुंचते हैं कि शादी के इतने सालों बाद भी हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। तब जैसा कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करता है, उनका टेस्ट करता है, अलग अलग तरीके से जो भी एग्जामिन करना है डॉक्टर उनका टेस्ट करता है, उसका रिपोर्ट सामने आता है, और रिपोर्ट्स में कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखता है जो ये बताए कि नहीं इस पॉइंट के चक्कर में ये महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ एकदम नॉर्मल एंड क्लियर है। जो मेल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे, साथ ही में क्लिनिक था, तो मेल डॉक्टर उस जो धर्म पत्नी पति पत्नी गए थे, उनमें से पति को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम भाई साहब, क्या कर रहे हो ऐसा। जब काफी वार्तालाप होता है
तो वो मेल बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के नाभि में पेनिट्रेट कर रहा था, और उसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया, बच्चा कहाँ पलता है और पेट में ये छेद है, मतलब यहीं से स्पर्म अंदर जाना होगा। ठीक है ना। अब ये अपने आप में बताता है कि एजुकेशन क्या है, जरूरी नहीं। अगर एजुकेटेड ना हो लोग तो ये भी कांड हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी क्या है, समस्याएं। चलिए आगे करके क्वेश्चन को लेते हैं। नहीं, तो पहला जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज स्टोरी ऑफ वाइग्रा। ये वाइग्रा की कहानी क्या है। पहले जरा हम लोग समझते हैं कि पेनिस इरेक्ट क्यों होता है। इरेक्ट माने किसी चीज का सीधा होना, नहीं, ये पेनिस में इरेक्शन आता कैसे है, इसको जरा आप इस तरीके से समझिए। एक बलून है, एक क्या है, बलून। उस बलून में आप क्या भर दो, वो क्या हो जाता है, टाइट। पेनिस के साथ भी सेम सिनारियो है। जब माइंड को ये बात पता चलता है या ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, अब ये सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाह रहा है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेनिस की तरफ, और ब्लड फ्लो बढ़ने से उसमें पूरा ब्लड बढ़ गया, पूरा ब्लड भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइट। बलून में क्या भर दो, हवा, बलून टाइट। सेम सिनारियो पेनिस में, उसमें क्या भर गया है, बहुत सारा ब्लड, तो क्या हो गया, टाइट। और जैसे हवा निकाल दो तो फिर क्या हो गया, वो बलून लूज। यहां भी ब्लड निकल गया तो ये भी क्या हो गया, लूज। इसके इरेक्ट होने और जब ना होता है तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है, ब्लड फ्लो का। इतना समझ में आया, ठीक, ब्लड फ्लो का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मार्कर की तरह, नहीं, ब्लड गया टाइट, ब्लड नहीं, ब्लड निकल गया लूज। तो पेनिस के इरेक्ट होने और इरेक्ट ना होने में रीजन कौन है, ब्लड फ्लो। जो लोग भी किसी तरीके का फूक फाक करते हैं, किसी भी तरीके का, कोई स्मोकिंग करता है, कोई सिगरेट लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई वीड लेता है, नहीं, तो किसी भी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स के जो स्मोकिंग होते हैं, वो करने से जो पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाता है, छोटा। क्या हो जाता है, पतला, छोटा, छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है। तो वॉल्यूम कम तो ब्लड भी, अब ब्लड कम तो इरेक्शन भी कम। मतलब जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या इस तरीके कुछ भी पीते हैं, तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक मेडिकल टर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब क्या, अब वहां पे ब्लड फ्लो पेनिस में क्या हो रहा है, तो ब्लड फ्लो कम होगा तो टाइट भी क्या होगा, फिर उनके सेक्स लाइफ में क्या आएगी, प्रॉब्लम। सही से क्या नहीं हो पाएगा, पेनिट्रेशन, ना फिर प्रेगनेंसी, ना बच्चे, ना कुछ। और उसके पीछे रीजन स्मोकिंग, गांजा, सिगरेट, ड्रग्स, जिस तरीके का भी अलग अलग क्या होता है, स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इरेक्टाइल या इरेक्ट कैसे होता है उसकी कहानी। समझ में आई इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, वाइग्रा की स्टोरी क्या है। वाइग्रा एक मेडिसिन बनाया गया था ताकि ब्लड प्रेशर क्या किया जा सके, कम। अब थोड़ा सा फनी स्टोरी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। वाइग्रा एक मेडिसिन बनाया गया ताकि ब्लड प्रेशर क्या किया जा सके, कम। होता क्या था, जब डॉक्टर सबको वाइग्रा दे देते थे, उसके बाद सब पेट के बल लेट जाता था वहां पे। सबको डॉक्टर क्या दे देते थे, वाइग्रा, उसके बाद सब पेट के बल लेट जाता था। ठीक है ना, सब पेट के बल वहां पे लेट जाए। डॉक्टर बोले ठीक है, लेटना जैसे लेटो, पेट के बल लेटो, पीठ के बल लेटो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सर जैसे लेटना है लेटो।
कुछ दिन बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो ब्लड प्रेशर पे वो कुछ खास असर दिखा रहा नहीं था। तो डॉक्टर्स ने बोला अच्छा ये मेडिसिन क्या कर दिया जाए बनाना, कैंसर। लोगों ने आंदोलन कर दिया, डॉक्टर चौंक गए, बनाया था मैंने क्या करने के लिए, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उस पे तो कोई खास काम कर रहा नहीं है, तो लोग क्यों इतने उतावले हैं ये वैग्रा लेने के लिए। बाद में उन्हें पता चला कि ये वैग्रा से इरेक्ट होता है, और इरेक्ट होने के चक्कर में सब क्या थे, पेट के बल लेटे थे, ताकि नॉर्मली पब्लिक में बुरा ना लगे। और इसी लोगों ने क्या फैला दिया था, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। ठीक है, तो वैसे तो जिनको क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन में कोई इश्यू, उसके लिए बहुत सारा अलग अलग क्या है ट्रीटमेंट है, डिपेंड्स प्रॉब्लम क्या है, नहीं हर व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या हो सकता है अलग अलग, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है, लेकिन एक ट्रीटमेंट वाइग्रा भी होता है। ठीक, लेकिन वाइग्रा का भी इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिनको ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, अगर वो वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं, या जिन्हें है भी वो वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले आप डिसाइड तो करो क्वांटिटी क्या लेना है। नहीं, क्या डॉक्टर्स हर व्यक्ति को सेम बोलता है, किसी को बोलता है आधा टेबलेट खाओ, किसी को बोलता है पूरा टेबलेट खाओ, किसी को बोलता है 250 mg का लो, किसी को बोलता है 500 mg का लो। नहीं, तो आप मेडिसिन कैसा लीजिएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। नहीं, तो खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। बेचारे एमबीबीएस के कुछ तो काम होगा उनका, नहीं हम सब डॉक्टर बन जाएंगे तो उनका काम क्या होगा, तो खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या है वगैरह के पीछे की कहानी, आई थिंक समझ में आई होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चलिए अब आते हैं आगे, क्या हुआ आगे क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज फाइब्रो एडोनोसिस। एक तो बायोलॉजी का टर्म थोड़ा सा प्रोनाउंस करना दिक्कत होता है, व्हाट फिर से देखता हूँ, मैंने वैसे सही किया होगा। व्हाट इज फाइब्रो एडोनोसिस, एडोनोसिस हाँ ऑफ ब्रेस्ट, और फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज या एफबीडी, फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज या फाइब्रो एडोनोसिस, एडोनोसिस हाँ ठीक है, फाइब्रो एडोनोसिस या फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज। अब नाम तो सुन लिए, समझते हैं होता क्या है ये। जो फीमेल के ब्रेस्ट हैं उसमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक फाइबर टिश्यू और एक ग्लैंड टिश्यू। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क पूरा सप्लाई का, ठीक है ना। अब फाइबर का काम क्या होता है, उसको स्ट्रक्चर देना, ठीक है ना। फाइबर का टिश्यू का काम क्या है, स्ट्रक्चर देना, और ग्लैंड टिश्यूज का काम क्या है, वो मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है, फाइबर टिश्यू का अमाउंट थोड़ा सा क्या हो जाता है ज्यादा, तो हो सकता है पीरियड के दौरान फाइबर टिश्यू का अमाउंट ज्यादा होने के चक्कर में फीमेल के केस में ब्रेस्ट में पीरियड्स के दौरान गांठ आ जाए। गांठ समझते होंगे ना, गांठ आ जाए, ठीक है ना। तो अगर किसी फीमेल को पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में गांठ आता है तो पहले रुक जाएं आप, पीरियड्स के एक हफ्ते तक देख लें, अगर वो नॉर्मली होगा तो अपने आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो खुद मत बने एडवाइजर कि नहीं खुद समझ लिए, पहले दफा तो पता नहीं होता है, या पहले दफा बोले नॉर्मली, नहीं नॉर्मल चीजों को मत लें। लेट्स, इसीलिए बोला जाता है ना बॉडी को लेके एजुकेशन देगा तब ना डिसाइड कर पाएगा किस केस में डॉक्टर के पास जाना है, किस केस में डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर से जाना है तो क्या बात करना है, कैसी सलाह लेनी है, नहीं है बात। तो इसीलिए अपने बॉडी को लेके एजुकेटेड होना क्या होता है जरूरी। तो अगर गांठ पड़ता है पीरियड्स के दौरान तो ये नॉर्मल है, हो सकता है फाइबर टिश्यू का अमाउंट बढ़ गया हो, लेकिन अगर पीरियड्स के एक हफ्ते या 8-10 दिन तक भी अगर वो वैसा ही है, उसके बाद आप देखिए कैसा है, और उसके बाद जाके डॉक्टर से क्या कीजिए आप कंसल्ट, फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये नॉर्मल है या ब्रेस्ट
कैंसर है। ठीक, चलिए अगला है टिल व्हाट एज वन कैन बी मदर, वन कैन बी मदर। हम लोगों ने बात भी किया था इस प्रॉब्लम पे कि एक प्रॉब्लम क्या होती है कि 30 तक आप क्या नहीं हो पाते हो सही से, ना फाइनेंशियली वेल, ना साइकोलॉजिकली वेल प्लीज, ना फाइनेंशियली वेल हो पाते हो, ना साइकोलॉजिकली वेल हो पाते हो, ना मेंटली वेल हो पाते हो, नहीं, ना एजुकेशनली कई दफा में, ना सही से आपने एजुकेशन पूरी की या एक लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, साइकोलॉजिकली उतना डेवलप नहीं हुआ आपका माइंड, मेंटली आप उतने बेहतर नहीं, इमोशनली उतने बेहतर नहीं हो, फाइनेंशियली उतने बेहतर नहीं हो, लेकिन अगर आपको बेबी प्लान करना है तो उसी एज में करना है। तो अक्सर जो फीमेल, अब जो बेरोजगार है नॉर्मली, जिनका झाड़ू पोछा एक्सपर्ट कम्युनिटी है, तो उनके लिए तो ये इशू ही नहीं बनता है, नहीं, वो तो कई दफा 9वीं में 10वीं में 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन जाते जाते शादी हो ही जाती है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको लाइफ में कुछ ढंग का करना है उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है फीमेल के केस में खास करके, कि हम कितने एज तक मदर बन सकते हैं। अब मैंने आपको बताया मेल में स्पर्म फॉर्मेट होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल एग से लेके पैदा होती है। मेल में स्पर्म का क्या होता है फॉर्मेशन, और फीमेल एग से लेके पैदा होती है। धीरे धीरे एग सेल बॉडी से क्या होते जाता है रिलीज, यानी उनके नंबर्स क्या होते जाते हैं समय के साथ कम। तो अब ये कोई सबके लिए हर एक माल जैसा चीज नहीं है, नहीं, हर एक माल 10 रुपये, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि सबके लिए एक एज फिक्स कर दिया है, नहीं, इतने एज तक ही मदर बन सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वैसे अगर देखा जाए एक नॉर्मल जो जनरल आता है लास्ट 35, लास्ट एकदम 35 टिल 35 आपको मदर बन जाना चाहिए, अगर इच्छा है चाइल्ड को बर्थ कर देने का, नहीं, बच्चे को जन्म देने की इच्छा है तो 35 एक लिमिट पकड़ के चलिए। 35 के बाद बहुत सारा क्या होता है दिक्कत, लेकिन ऐसे लोग हैं जो 40 में ही माता बने हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 40 में अपने बेबी को जन्म दिया है। लेकिन एक अगर नॉर्मल एवरेज देखा जाए तो 35 तक चीजें आसान होती है, उसके बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना क्या हो जाता है शुरू। वैसे अगर आपको समझना है कि नहीं एट लास्ट कब तक, तो उसके लिए मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिखा है, क्या, व्हाट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। अगर एक फीमेल जानना चाहती है कि मैं किस एज तक मदर बन सकती हूं, तो उनको करवाना चाहिए अपना क्या एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, AMH टेस्ट। ये AMH टेस्ट क्या करता है, बता देता है कि आपके अंदर कितने एग सेल्स हैं और कब तक एक मैक्सिमम लिमिट है जब तक आप क्या बन सकती है मदर। ठीक है, बस समझ में आ गई। नॉर्मली एक देखा जाए तो 30 तक फिक्स है, 35 तक भी, लेकिन उसके आगे नहीं तो बेहतर है। अब अगला टॉपिक क्या है, इज एबॉर्शन इलीगल इन इंडिया और नॉट। क्या अबॉर्ट कराना है इन बच्चे को गर्भ से मार देना, गर्भ से बाहर निकालना, ये इंडिया में लीगल है या इलीगल है, नहीं। अब जरा हमें समझना पड़ेगा, कोई चीज पूर्ण रूप से ना लीगल होती है ना पूर्ण रूप से क्या होती है इलीगल। जैसे स्मोकिंग करना इंडिया में क्या है लीगल, लेकिन पब्लिक प्लेस पे क्या है इलीगल, नहीं। तो हर चीज के लीगलिटी को लेके कुछ क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, नहीं, उसको अंडर कुछ चीजें कुछ प्लेस पे कुछ कंडीशंस में लीगल होती है और कुछ चीजें कुछ प्लेस पे कुछ कंडीशंस में इलीगल होती है। एबॉर्शन का मतलब बच्चे गिरवाना, नहीं सुने होंगे, बच्चा गिरा दिया, बच्चा मरवा दिया, जो भी है उसको ही बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन को लेके इंडिया में क्या रूल है जरा उसको समझते हैं। 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के कितने हफ्ते तक 20 हफ्ते, यानी कितने महीने हुए 5 महीने। प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते मतलब कितने महीने 5 महीने तक। अगर कोई गर्ल या फीमेल 18 साल से क्या है ऊपर,
तो वो बिना किसी के परमिशन से जाके बच्चा अबॉर्ट करा सकती है। एक महिला जो 18 साल से ज्यादा उम्र की है, वो 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने प्रेगनेंसी के बाद तक बिना किसी का परमिशन, ना पति, ना पिता, ना बॉयफ्रेंड, किसी के बिना परमिशन के जाके बच्चा अबॉर्ट करवा सकती है। उनका क्या है? राइट है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर कोई लड़की 18 साल से कम की हो तो उनके रिलेटिव्स की परमिशन क्या होती है? जरूरी, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि अगर 18 साल से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है तो एक हिसाब से रेप कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अगर आप बोलेगा नहीं उसने बोला था, नहीं, हमारा नियम ये, आपने बोल सकते हैं कि नहीं उस लड़की ने बोला होगा अपने बॉयफ्रेंड को, नहीं, हमारा क्या कर रहे हो आप? हमारा कानून ये कहता है कि हमारे जो लॉज ये कहते हैं कि 18 साल से पहले उसके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो क्या कर सके, खुद कंसेंट दे सके। ठीक है ना? तो 18 साल से पहले उसके कंसेंट का कोई वैलिडेशन नहीं है। वो कंसेंट देती है या नहीं देती है, इट विल बी कंसीडर्ड एज रेप। 18 साल से पहले कोई लड़की को प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके साथ रेप हुआ है, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। माना ये जाता है कि उसको पता ही क्या है। ठीक है ना? नहीं समझे आप? अरे एक बच्चा है, उस बच्चे को आप पीट रहे हो, अब ये आप बोलोगे ना इस बच्चे ने बोला था पीटने के लिए, नहीं ना, उस कंसेंट का कोई वैल्यू है? क्योंकि उसमें अकल ही नहीं है डिसाइड करने का कि मुझे ये पीटना चाहिए या नहीं पीटना चाहिए। वैसे ये माना जाता है कि 18 साल से पहले लड़की को समझ ही नहीं कि मुझे प्रेग्नेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अगर वो होती है तो ये रेप है। ठीक है? और इस केस में आपके किसी रिलेटिव को, खास करके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे परमिशन लिया जाएगा। एट द सेम टाइम पुलिस को भी क्या किया जाएगा? इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि ये केस बनेगा। लेकिन 18 से बाद 5 महीने यानी कि 20 हफ्ते तक अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो वो बिना किसी के परमिशन से अबॉर्शन करा सकती है। कुछ केसेस में कोर्ट से परमिशन लेके 24 हफ्ते तक भी करवा सकती है, यानी कि 6 महीने बाद तक। ठीक है? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। मैंने आपको बता दिया टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आगे चले तो व्हाट इज फोर स्किन ऑफ पेनिस। अब जरा समझते हैं, इतिहास में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हुए हैं जिन्होंने सेक्स को बड़ा ही गंदा बताया है। इंडिया में ऐसे ग्रुप आज पनपे हैं, लेकिन आदिकाल में जो हमारे विद्वान महर्षि वगैरह थे उन्होंने कभी सेक्स को गंदा नहीं बताया है। हमारे देश में तो सेक्स को लेके हमेशा से क्या रही है, एक खुली चर्चा रही है। अब धीरे धीरे हमारे संस्कृति को क्या कर गया, दिया गया, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनको धीरे धीरे डिस्टॉर्ट कर दिया गया, नहीं, चीजों को अलग तरीके से माहौल खराब किया गया इसलिए। नहीं तो हमारा तो देश सेक्स के पूरा किताब लिखा हुआ है, कामा सूत्रा, एक पूरा किताब, पूरा एक ग्रंथ बोल सकते हैं लिखा हुआ है सेक्स को लेके। कौन सा पोजीशन में कैसी होनी चाहिए, क्या है, कैसे उसको और प्लेजरेबल बनाए, इसको लेके पूरा एक ग्रंथ लिखा हुआ है, पूरा एक बुक लिखा हुआ है। लेकिन उसको लेके बहुत सारा क्या है, स्टैचू बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे चीजें हमारी संस्कृति में, हमारे कंट्री में खराब होने लगा। बाद में कि बहुत जगह ऐसा है, कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडिया ने कभी सेक्स को दबाया नहीं है। उसने समझा है कि सेक्स क्या है, एक बॉडी का, एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना, जिस पे भी बात की जाए। इसको दबाया कभी नहीं है। लेकिन बहुत जगह इसे दबाने क्या किया गया, प्रयास। और किस तरीके से प्रयास किया गया उसको अब मैं बताता हूँ। पेनिस के 4 स्किन पे क्वेश्चन है, व्हाट इज 4 स्किन ऑफ पेनिस। 4 स्किन क्या होता है पता है? जैसे अगर ये पेनिस है, ठीक है ना, तो ये उसका मस्कुलर भाग है, उसके ऊपर एक स्किन होता है। ये जो मस्कुलर भाग है उसके ऊपर क्या होता है, स्किन। इसी स्किन को क्या बोलते हैं, अगर ये पेनिस का मस्कुलर पार्ट है उसके ऊपर स्किन होता है, उसी स्किन को क्या बोलते हैं, 4 स्किन।
कहीं कहीं फोर स्किन के अंदर वायर डाल दिया जाता था, ताकि अगर इरेक्ट होगा तो इसे क्या होगा, पेन, और उस चक्कर में इरेक्ट ही नहीं होगा और इसका कभी सेक्स का मन नहीं करेगा। क्लिटरस मैंने आपको बताया था, फीमेल के वजाना से ऊपर एक पॉइंट होता है, नहीं, उस पे एसिड लगा दिया जाता था। नहीं, इस लेवल तक के हार्श लेवल पे चीजें की जाती थी रोकने के लिए। एक ने तो मुहिम चला दिया था, बिना नमक बिना शक्कर एकदम बेस्वाद खाना, कि बेस्वाद खाना खाओगे तो कभी सेक्स की इच्छा नहीं होगी। इस लेवल पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना अलग अलग कर्मकांड चलाया था इसको सप्रेस दबाने के लिए। तो ऐसा भी इतिहास में हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई बोले ना किसी चीज को क्या करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि सप्रेशन किसी भी चीज का इलाज, बहुत सारे बीमारियों को सप्रेस करने पे एक दफा कैंसर का रूप ले लेता है। इलाज है उसका सही ट्रीटमेंट। और सही ट्रीटमेंट कहाँ से आएगा, सही जानकारी से, सही टेस्ट है, नहीं। तो लेट्स नो द थिंग्स, जानिए उन चीजों को, चीजें है क्या, नहीं, पहले चीजों को जान तो लीजिए। पता चला कि बुरा है ही नहीं, आप उसको बुरा समझे हुए थे, नहीं बात है। एक अजीब सा दिखने वाला चीज मैं दूर से देख के बोला नहीं 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 नहीं, अरे वो अजीब सा चीज नहीं था, उसके ऊपर एक अजीब सा बस पेपर लगा हुआ था, उसको अंदर हटाया गया तो मस्त रसीला सा पीला सा आम था, है ना, उसको बस पेपर में रैप करके रखा हुआ था। मैं दूर से अंदाजा लगा दूंगा, तो मुझे दूर से अंदाजा नहीं लगाना है, मुझे पास जाना है और समझना है कि ये है क्या। अब उसके खोलने के बाद अगर वो क्या मिलेगा, सड़ा सा आम, तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर आम रसीला है तो खाने में क्या है दिक्कत, ठीक है। व्हाट आर मोस्ट वर्स्ट प्रैक्टिस रिगार्डिंग सेक्स, बताया था आपको, अभी बताया ना, सेक्स को लेके वर्स्ट प्रैक्टिस क्या की गई है, कहीं तार लगाना, कहीं कुछ करना, कहीं कोई ऑपरेशन कर देना, ताकि ये कभी सेक्सुअली एरोज ना हो, प्लेजर फील ना कर सके। जो पॉइंट होता है फीमेल में, क्लिटरस, जिस पॉइंट से फीमेल को क्या मिलता है, ऑर्गेजम, उस दफा कई दफा उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है, ताकि फीमेल कभी प्लेजर फील ही ना करे। जिस चीज को लेके प्लेजर फील ही नहीं करेगी वो चीज करेगी ही नहीं। नहीं, आपको नीम खाने पे प्लेजरेबल फील होता है, तो क्या आप नीम खाओगे डेली डेली, नहीं नहीं खाओगे, बस वही। अगला है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वो सारे मेथड्स जो प्रेगनेंसी को क्या करता है, रोकता है। उसमें सबसे फेमस सबने सुन रखा होगा कॉन्डम्स के बारे में। उसके बाद एक क्या होता है, बहुत सारे पिल्स आते हैं, उसमें से एक पिल होता है, दो प्रकार के पिल होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इमरजेंसी पिल आता है। इमरजेंसी एक 72 आवर्स करके आता है, नहीं, यानी कि आफ्टर द सेक्स विद इन द फ्रेम ऑफ 72 आवर्स अगर कोई ले लेता है, नहीं, 72 घंटे के अंदर कोई अगर पिल ले लेता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। और एक रेगुलर आता है कि रेगुलर आप ले सकते हैं, इनका साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होता है उतना कुछ, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस में, किसी को माइग्रेन हो या किसी को हार्ट का डिजीज हो, तो ये सब लेने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। और आप नॉर्मल भी हैं तब भी जाके एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले ले, पिल्स वगैरह लेने से पहले, ठीक है ना। बात बाकी और भी कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई के दफा क्या होता है, यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस डाल दिया जाता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। कुछ इंजेक्ट किया जाता है, कुछ बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और सबसे कॉन्डम्स के बारे में सबको पता है। तो कॉन्डम सेफ है, उसके लिए मेडिकल डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं लेनी, वो तो बिल्कुल सेफ होता है। बाद बाकी और जो कोई एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। क्या पता उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो जो पर्टिकुलरली आपके मेडिकल कंडीशंस पे होता हो और उसका बाद में हार्मफुल इफेक्ट हो। इससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं, ले लेनी चाहिए जरूर कंट्रासेप्टिव, वो हर मेथड जिससे क्या किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अगला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्डम्स। पहला तो वही है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि हम ना एजुकुलेट मतलब क्या है?
वजाइना में स्पर्म नहीं निकालेंगे, तो क्या हम बिना कॉन्डम्स के सेक्स कर सकते हैं? बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है। नहीं। रीजन, जरूरी नहीं है कि स्पर्म निकले ही। स्पर्म से पहले भी एक फ्लूइड निकलता है पेनिस से, और उस फ्लूइड से भी 30% चांसेस होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है, एक चीज होती है टर्म STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे आपको कॉन्डम्स क्या करता है? बचाता है। खास करके उन केसेस में जहां पे लोग किसी को पे करके सेक्स करते हैं, वहां पे कॉन्डम्स का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो HIV का, एड्स का रिस्क लगभग श्योर सर्टेन है, अराउंड 99% चांसेस होता है कि आपको बीमारी HIV हो सकती है, एड्स हो सकता है। तो कोई लोग पे करके किसी दूसरे, यानी कि जो नॉर्मली जिनसे बहुत सारे लोग सेक्स करते हैं, उन समय तो कंडोम इस्तेमाल कर ही ना चाहिए। और आपका भी अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आप भी बहुत सारे पार्टनर के साथ हैं, वो भी बहुत सारे पार्टनर के, उस समय भी करो, यानी जहाँ मल्टीपल पार्टनर है ना, वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ पे नॉर्मली 2 ही लोग हैं, तब करे ना करे डिपेंड करता है। बाद में कि नहीं करिएगा तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी चाहिए तब तो ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सबसे क्या होता है, बेस्ट और बेस्ट में ऑप्शन, ना कोई साइड इफेक्ट और ना ज्यादा कोई हेल्थ इंपैक्ट। ठीक है, चलिए अगला है, इज ड्यूरिंग पीरियड्स, इज सेक्स ड्यूरिंग पीरियड इज सेफ? क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सेफ है या नहीं? तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल सेफ है। इसमें एक बात यह है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी का चांसेस क्या होता है, कम, लेकिन हो सकता है, क्योंकि वजाना के अंदर 7 दिनों तक क्या रहता है, स्पर्म जिंदा। वजाना के अंदर 7 दिनों तक स्पर्म क्या रहता है, तो पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है ना, पीरियड के दौरान सेक्स करने से पीरियड का पेन कम हो जाता है। अब वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का भी एक फायदा है, क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव जो लोग लेते हैं, कोई पिल्स वगैरह प्रेगनेंसी रोकने के लिए, उससे बहुत सारे प्रकार के कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। या किसी फीमेल को अगर फेस पे हेयर आ रहे हैं तो वो आना कम हो जाता है। उसमें कुछ हार्मोन्स रहते हैं उस पिल्स में, जो हेयर को कम करता है और कैंसर के रिस्क को भी क्या करता है, कम। ठीक है। अगला व्हाट इज STI बता दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब जरा आगे चले तो एक है 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि 4 चीजें जो आपको एक हेल्दी इंसान बनाती हैं। तो पहला है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका एक्सरसाइज, तीसरा आपका स्लीप, और चौथा आप जितना कम स्ट्रेस ले सकें। अगर ये चार अलग अलग चीजों पे आप काम करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी के मालिक बन सकते हैं। चलिए अगला क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट, ठीक है ना, HPV टेस्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट। अब ये क्या टेस्ट है जरा समझते हैं। देखिए, आपको मैंने शुरू में बताया था सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से इतने सारे लोग मरते हैं, इसके पीछे पता है रीजन क्या है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का इलाज जल्दी नहीं हो पाता है। क्या, क्यों? क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है, हर बीमारी कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है ना कुछ वो लक्षण शो करता है। इसके जो लक्षण हुए बड़ा विचित्र हैं। सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, खाना ना पचना, या खाना पचने के बाद वेस्ट मटेरियल बाहर ना निकलना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और कब्ज होने से किसे डॉट जाएगा कि मुझे सर्वाइकल कैंसर है? ये तो लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल चीज है, मेरा जो फूड इनटेक है उसमें क्या हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, इस चक्कर में क्या हो गया है, सर्वाइकल कैंसर।
नहीं सॉरी, इस चक्कर में क्या हो गया, कब्ज। अब नॉर्मल फूड प्रॉब्लम से लोग समझते हैं मुझे कब्ज हुआ है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है, वहां से किसे डॉट जाएगा कि मुझे सर्वाइकल कैंसर हुआ है? तो कई दफा पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक क्या हो गया, बहुत ही लेट। दूसरा है इरेगुलर पीरियड्स। अब इरेगुलर पीरियड्स पे क्या है, सोसाइटी में चर्चा होती ही नहीं है। पीरियड्स पे कोई बात नहीं करता है, नहीं करता है। घर में कभी वर्ड नहीं, पीरियड के नाम पे स्कूल का पीरियड लोग को पता होता है नहीं, तो पीरियड्स पे कभी बात ही नहीं होती। तो फीमेल को रेगुलर पीरियड हो रहा है या इरेगुलर पीरियड हो रहा है, फीमेल को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या फीमेल को लेके हैं। फीमेल को रेगुलर हो रहा है या इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है, उसे पता ही नहीं, किसी से बात ही नहीं की, और किसी से बात ही नहीं की तो ना ट्रीटमेंट होगा, फिर वो चीजें बढ़ जाएगी, फिर मर जाएगी। अगला जो लक्षण है वो क्या है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग सेक्स। अब आम मान्यता है क्या कि सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना ही चाहिए, हमने बात किया था ना कि नहीं होना चाहिए। 80% या मोर देन 50% फीमेल बोलती है कि सेक्स के दौरान ब्लीडिंग कोई जरूरी नहीं है, नहीं होता है। ब्लीडिंग कब होता है, हमने वही बात किया था लुब्रिकेशन को लेके, नहीं। लेकिन आम मान्यता क्या है, सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना चाहिए। तो ब्लीडिंग से उन्हें लगता है सही हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स पे बात नहीं करना है, और कॉन्स्टिपेशन से उन्हें कोई दिक्कत दाचा नहीं है। तो सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम यही है, जिसे आप नॉर्मल ले लेते हैं, अब वो अपना ग्रो कर जाता है, एक लेवल पे ग्रो करने के बाद फिर वापस रिटर्न होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया क्या जाए भाई, तो यही है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट। ये आप टेस्ट 3 साल में करवाइए। अगर आप 3 साल में ये टेस्ट करवाते हैं, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फ्री होता है, प्राइवेट अस्पतालों में कुछ चार्ज होता होगा। ये टेस्ट आपको बता देता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने वाला है या नहीं, क्योंकि होने से पहले बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा, सेल्स में कुछ चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को ये पहले डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके कैंसर होने से पहले आपका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, ताकि आपका हेल्थ क्या रहेगा, अच्छा, बीमार नहीं पड़ेंगे, कैंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई? तो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, ये भी समझ में आई क्या होगा आपको? ठीक है, इसके लिए एक और चीजें हैं क्या, कुछ वैक्सीन होते हैं एचपीवी की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का क्या होता है, कुछ वैक्सीन। अगर वो, ठीक से बैठो, अगर वो वैक्सीन दिया जाए, ठीक है ना, तो 90% के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम, क्या होने का, सर्वाइकल कैंसर। दिक्कत यह है कि इंडिया में उस वैक्सीन का थोड़ा सा प्राइस 2-3 हजार के अराउंड रहता है, जो आम आदमी लेने से पहले नहीं ले पाता है। अब नहीं ले पाता है, इसके बारे में भी कोई ऐसा नहीं, गरीबी ज्यादा है, फालतू खर्चे के लिए पैसा रहता है यहाँ पे लोगों को। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग बीमार पड़े रहते हैं घर में, लेकिन कर्जा लेके बहुत जरूर करते हैं। बड़ा विचित्र देश है ये देश मेरे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे शादी के लिए वो जमीन बेच देते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, मेरे पास बिजनेस का क्या है आइडिया, तो ठीक है स्टार्ट करो, तो पैसा नहीं है तो जमीन बेच दो, तब नहीं बेचेंगे, शादी के लिए जमीन बेच देंगे। पिता के इलाज के लिए जमीन बिके ना बिके, पिता के श्राद्ध के लिए जमीन यहाँ जरूर बिक जाता है, ठीक है ना। इलाज कराने के लिए, बुक खरीदने के लिए पैसा हो ना हो, मेला में पैसा जरूर आ जाता है, ठीक है। किसी के दवाई ले जाने के लिए पैसा हो या ना हो, कोई जमाई आ जाए उसके लिए मछली दारू का इंतजाम करने के लिए पैसा यहाँ पे लोगों के पास आ जाता है, तीज त्योहार में पैसा आ जाता है। लेकिन शिक्षा पे बोलो, स्वास्थ्य पे खर्च करने बोलो, वहां पे पैसा नहीं रहता। बोलेंगे पैसा कहाँ है, अरे तो इतना जो खर्च किया वो कहाँ से आया, नहीं वो कर्ज ले तो पहले भी ले सकते थे ना, नहीं उसके लिए नहीं लेंगे। और चीज के लिए जमीन बेच देते हैं, बिजनेस करने के लिए जमीन बेच लो, पढ़ाने के लिए जमीन बेच लो, नहीं नहीं नहीं, जमीन बेच के पढ़ाता कौन है, जमीन बेच के बेटी की शादी होती है, जमीन बेच के पिता का माता का श्राद्ध होता है, शिक्षा नहीं होती है। जमीन बेच के पढ़ाएंगे, विद्या कहाँ आएगा, विद्या उड़ जाता है, ठीक है ना। जमीन बेच के पढ़ाने से विद्या क्या हो जाती है, उस पैसे से विद्या उड़ जाती है। हाँ, बेटी की शादी हो सकती है, पिता का श्राद्ध भी होगा, जमीन बेच के, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो एक तो ये अजीबोगरीब देश है, समझ के बाहर है, तो इसलिए। बाकी अगर इसका क्या लगाया जाए, टीका नहीं, वैक्सीनेशन किया जाए एचपीवी का, तो
90% चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। ठीक, जनरली एचपीवी का जो टीका है वो 9 से 15 वर्ष के अंदर लगाना चाहिए जब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुए हो। लेकिन एक दफा आप क्या हो जाते हैं सेक्सुअली एक्टिव, उसके बाद भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला है, इज पब्लिक टॉयलेट अनसेफ फॉर वुमन। बहुत सारी महिलाओं को यह बताया जाता है कि पब्लिक टॉयलेट की स्थिति तो आप सबको पता है कैसी रहती है। अगर यूरिनेट करने के लिए अगर आप पब्लिक टॉयलेट पे बैठोगे तो इससे आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अब नेचुरल प्रेशर को रोक सकते नहीं, तो बहुत सारे महिलाएं जब पब्लिक टॉयलेट में जाती है तो पूर्ण रूप से नहीं बैठती है, ठीक है ना, एक हल्का सा उठा हुआ पोजीशन, समझ पा रहे हैं ना। मेल्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेल के केस में उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उनको कांटेक्ट ही नहीं करना है, नहीं उनका उसमें कांटेक्ट ही नहीं है। और ये बसर मेल ही फैलाते हैं, कांटेक्ट नहीं है तो पूरे वो क्या करते हैं, सीट को गंदा कर दिया रहता है। ठीक, अब सब जगह पूरे सीट को गंदा कर दिया है। अब यह पानी वगैरह है तो ठीक है, पानी वगैरह मार के फीमेल अगर बैठती है तो लोग बोलते हैं क्या कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता है। रीजन क्या है, बैक्टीरिया वगैरह को फैलने के लिए थोड़ा सा गर्म और रफ सरफेस चाहिए, लेकिन टॉयलेट का सीट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ, वहां पे वो टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप पेल्विक रीजन समझते हो ना, पेल्विक रीजन कमर से नीचे, जांग से ऊपर, अंडर द वेस्ट, अबव द थाई, नहीं अबव द नी, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में कहीं कट हो तब तो वहां पे वो क्या करेगा, फैलेगा, वहां पे वो टिक पाएगा, वहां पे अपनी कॉलोनी बना पाएगा, लेकिन नॉर्मली वो सरवाइव नहीं कर पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस चक्कर में, क्योंकि बता दिया गया दिक्कत है, इस चक्कर में लोग इस पोजीशन पे होते हैं। अब इस पोजीशन पे होना बड़ा खतरनाक बात है। जब आप एक अजीबोगरीब पोजीशन पे रख के यूरिनेट करते हैं, खास करके गर्ल्स ही, तो आपके जो पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रेशर। 3 मेन यहाँ पे ऑर्गन है, एक ब्लैडर जहां पे यूरिन जमा होता है, दूसरा रेक्टम जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड जमा होता है, और तीसरा यूट्रस। तीनों ना टिका हुआ है एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, नॉर्मली टिक के आराम से ठीक ठाक है। जैसे आप अजीबोगरीब पोजीशन में आते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रेशर। उस प्रेशर से कई दफा हो सकता है कि यूट्रस बाहर निकल जाए, यूट्रस ही बाहर निकल जाए, और नहीं निकले तो पेल्विक रीजन में जो चीजें आपस में अच्छे से कांटेक्ट करके बैठी थी वो ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ जाती है तो कई दफा क्या होता है, हंसते हंसते यूरिनेट हो जाता है फीमेल के केस में। तो पेल्विक रीजन क्या पड़ गया, ढीला हो गया, टाइट था, कंट्रोल वो खत्म हो गया, हंसते हंसते यूरिनेट हो जाता है। जोर से हंसे नहीं कि यूरिनेट कर, तो ये दिक्कत हो सकता है, इसलिए सेफ है, अच्छे से बैठो। ठीक, अगला पॉइंट है क्या, देयर इज एनी जी स्पॉट और जी जोन। क्या कोई जी स्पॉट और जी जोन जैसा चीज होता है। आई थिंक क्लिटरस के साइज पे हम लोगों ने वीडियो में बात कर ली थी, नहीं बात की थी। फीमेल वर्जन ऑफ पेनिस क्लिटरस नहीं बात किया था, चलो देख लूंगा मैं, नहीं बात किया था, बिल्कुल नहीं बात हुई थी, बिल्कुल भी नहीं बात हुई थी। तो चलिए आज हम लोग ना जी जोन समझेंगे ना जी स्पॉट समझेंगे। टाइम बोल रहा है कि अब कल समझें, तो कल समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।